अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और रेड स्पॉट बायोलॉजी के अंदर हमने जो टॉपिक देखना है आज वो है टॉपिक 1D, सेल और न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन जो बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस होते हैं, जो सेल साइकिल होती है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमने देखना है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स फ्रॉम हायर प्लांट सेल मीन्स दैट ड्यूरिंग सोमैटिक सेल न्यूक्लियर डिवीजन देयर इज। देखिए भाई, हमें पता है कि हमारे पास एक अदद ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर एक अदद बॉडी होती है जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम, और इसके अंदर दो बैरल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहलाते हैं सेंट्रियोल। अगर मैं इसे बड़ा करके दिखाऊं तो ये इस तरह का बैरल शेप एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आगे से इस तरह होता है। दिस इज अ बैरल शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना। ये वो धागे होते हैं जो कि क्रोमोसोम को आकर सेंट्रोमेयर से, बीच से पकड़ लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रियोल है ये एनिमल्स के अंदर तो पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर तो नजर आता है, लेकिन ये हायर प्लांट के सेल्स के अंदर हमें नजर नहीं आता। अच्छा, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? स्पिंडल फाइबर बनाना। तो स्टूडेंट समझता है कि भाई अगर हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होगा तो इसका आंसर होना चाहिए कि उनके अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे। लेकिन याद रखें, मैंने चैप्टर नंबर 7 जो पढ़ाया है उसमें हमने डिस्कस किया था माइटोसिस और ए माइटोसिस। माइटोसिस वो डिवीजन होती है जिसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ए माइटोसिस वो होती है जिनके अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं बनते। प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर दोनों में माइटोसिस होता है, यानी दोनों के अंदर स्पिंडल फाइबर बनते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। फर्क क्या होता है? एनिमल्स के अंदर जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो बनते हैं सेंट्रियोल से, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो बिना सेंट्रियोल के बनते हैं। तो यानी प्लांट्स के अंदर कोई अपेरेंट ऑर्गेनाइजर नहीं होता, यानी जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने वाला कोई ऑर्गेनल नहीं नजर आ रहा हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिंडल फाइबर नहीं बनते। सो डी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर बनते हैं, वहीं से बनते हैं जहां सेंट्रियोल होना चाहिए था। फर्क यह है कि बस सेंट्रियोल नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ वन इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आके अपना डीएनए एक्सचेंज करते हैं, तो इससे न्यू कॉम्बिनेशंस या न्यू वेरिएशंस बनती हैं। ठीक है, अगर आप उसी क्रॉस ओवर को अगर आप क्या करें, इग्नोर कर दें, तो पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स विच वुड अराइज बाय द मियोटिक डिवीजन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल कंटेनिंग 10 क्रोमोसोम। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बेसिकली डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस वाले आपको हैप्लॉइड सेल निकालने हैं। देखें, अगर किसी सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, ठीक है, और वो डिवाइड करे मियोसिस से, तो आपको पता है मियोसिस 2 स्टेप्स के अंदर होता है, लेकिन वो कौन सा मियोसिस है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं? तो वो है मियोसिस 1। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो मियोसिस 1 की है, क्योंकि मियोसिस 1 के अंदर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा अगर आपके पास 10 क्रोमोसोम है। देखिए, आपको पता है हमारे पास अगर किसी सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है तो इसमें 2-2 की जोड़ियाँ होंगी जिन्हें आप होमोलोगस कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखा दूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं समझा दूँ कि इसमें पूछ क्या रहे हैं। एक पेयर यहाँ बना देता है। अच्छा, सपोज कर लें कि इस क्रोमोसोम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लगी है इन दोनों के ऊपर, वो लगी हुई है हाइट की। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हाइट की इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर टॉल वाली है और इसके ऊपर डॉर्फ वाली है। ठीक है, डॉर्फ वाली। इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लगी हुई है वो लगी हुई है हेयर कलर की, HC हेयर कलर। यहाँ पर लगी हुई है ब्लैक कलर की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर लगी हुई है सपोज रेड कलर की इन्फॉर्मेशन लगी है। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लगी है वो लगी है स्किन कलर की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लगी है सपोज ब्राउन कलर की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर लगी हुई है वाइट कलर की इन्फॉर्मेशन। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर लगी हुई इन्फॉर्मेशन सपोज कर लें हेयर के टेक्सचर की। ठीक है, तो यहाँ पर लगी हुई है स्ट्रेट हेयर की, यहाँ पर लगी हुई है करली हेयर की, और इनके ऊपर लगी हुई है इन्फॉर्मेशन आई के कलर की, तो यहाँ पर लगी हुई है ब्राउन कलर की और यहाँ पर लगी हुई है ग्रीन कलर की। होता क्या है मियोसिस के अंदर? मियोसिस का जो मकसद होता है वो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग करना। अब देखिए, जिस सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है वो जब मियोसिस करेगा तो एक सेल में 5 जाएंगे, एक सेल में 5 जाएंगे। होता क्या है, ये जो 2 होमोलोगस है ना, इनमें से एक जाएगा इस सेल में और एक जाएगा इस सेल में। तो सपोज कर लें टॉल हाइट वाला क्रोमोसोम यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे डॉर्फ हाइट वाला जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये दोनों हाइट को कंट्रोल करने वाले क्रोमोसोम मियोसिस के बाद आपको एक सेल में नजर आए। तो इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक और इनमें से एक यहाँ जाएंगे और जो बच गए वो यहाँ जाएंगे। ठीक है, अब देखें डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं। पहले हम क्या करें, टॉल हाइट वाला जो है ना उसे यहाँ भेज दें और डॉर्फ वाले को यहाँ भेज दें, और इनमें से जो पहले हैं
ये वाला ब्लैक हेयर कलर वाला, ब्राउन स्किन कलर वाला, और स्ट्रेट हेयर टेक्सचर वाला, और ब्राउन आई कलर वाले, ये वाले क्रोमोसोम भेज दें हम किसके साथ, टॉल के साथ, और बाकी भेज दें किसके साथ, डॉर्फ के साथ। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरे में आप क्या करें, जिसमें टॉल भेजा था उसमें डॉर्फ भेजें, और जिसमें डॉर्फ भेजा था उसमें टॉल वाला क्रोमोसोम भेजें, और बाकी वैसे ही रखें। ये दूसरी तरह का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इनमें से कौन सा किसके साथ भेज रहे हैं। यही पूछा जा रहा है कि कितनी तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो कि आपसे डीएनए वाले चैप्टर के अंदर भी पूछा जाता है। क्या पूछते हैं आपसे भाई, आपसे कहते हैं कि जो एक कोड है उसके अंदर होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, हमें पता है 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और डीएनए के अंदर कितनी तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमीन होता है। डीएनए के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि भाई डीएनए के अंदर अगर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं और एक कोड के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो आप बता दें कितनी तरह के कोड बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है एडेनिन 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 ये एक तरह का कोड है, फिर आप ये वाला चेंज कर दें एडेनिन एडेनिन गुआनिन ये दूसरी तरह का कोड है, फिर एडेनिन एडेनिन साइटोसिन ये तीसरी तरह का कोड है। अब आप सारे कोड बनाने तो नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि 64 कोड्स बनते हैं। तो कैसे पता लगा 64? तो इसका फॉर्मूला याद रखें, ए और इसके ऊपर बी। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है एन के ऊपर आर, लेकिन अगर आप ए और बी याद रख लें तब भी कोई मसला नहीं है। ये जो ए है ये बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो आपने ये यहाँ रखा ए की जगह। और ये जो बी है ये बेसिकली एक कोड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं ये वो है, तो ये पावर के तौर पे आएगा यहाँ पे। तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स 4 यानी 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो देयर आर 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि कोड्स के बन सकते हैं अगर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए में और एक कोड के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं। अब अगर आप इस सिनेरियो के अंदर देखें तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा ए और बी वाला। किस तरीके से? तो यहाँ पर ए क्या है, ए जो है हमारे पास वो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। मियोसिस 1 के नतीजे में कितने सेल प्रोड्यूस होते हैं? 2। तो ए जो है हमारे पास वो है 2 सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एक सेल के अंदर ये जो 2 सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं इनमें एक में कितने क्रोमोसोम जा रहे हैं? तो एक सेल के अंदर क्रोमोसोम जा रहे हैं 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स। तो ये क्या आंसर आएगा आपके पास? 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, 16 इंटू 2 होता है 32। तो देयर आर 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर पॉसिबल। यानी जो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वाले, इन क्रोमोसोम्स को देखते हुए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वाले जो सेल बन सकते हैं वो 32 हैं। यानी एक सेल ऐसा होगा जिसमें टॉल हाइट वाला होगा और बाकी ये पहले पहले वाले होंगे। फिर एक सेल ऐसा होगा जिसमें डॉर्फ हाइट वाला होगा और बाकी ये पहले पहले वाले होंगे। बिल्कुल इसी तरह एक सेल ऐसा था जिसमें डॉर्फ हाइट वाले के साथ दूसरे वाले थे, फिर आपने इसको चेंज किया तो टॉल हाइट वाले के साथ ये दूसरे वाले क्रोमोसोम जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप बनाते चले जाएं पांचों के तो 32 तरह के डिफरेंट सेल्स बन सकते हैं, 32 तरह के डिफरेंट वेरिएशंस जो है ये आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि द फॉर्मेशन ऑफ कियास्मेटा इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मियोटिक डिवीजन बिकॉज। अब ये कियास्मेटा क्या है? तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो आपने पीछे देखे हैं ये होता क्या है, मियोसिस के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये एक दूसरे के करीब आते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, इसने अपनी कॉपी बनाई हुई है, तो ये एक पूरा क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। इन दोनों के ऊपर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है तो इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये एक दूसरे के करीब आते हैं और इन पॉइंट्स के ऊपर ये अपना डीएनए एक्सचेंज करते हैं। ये पॉइंट्स कहलाते हैं कियास्मेटा, जहाँ से ये अटैच होते हैं। तो इस एक्सचेंज से होता क्या है? इस एक्सचेंज से होता यह है कि न्यू जीनोटाइप्स बनते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक सेल ऐसा बनेगा जिसमें ये वाला क्रोमोसोम इन वाले के साथ होगा, पहले पहले वालों के साथ। अगर एक्सचेंज हो जाए तो ये वाली जीन उठ के यहाँ आ जाएगी और ये वाली जीन उठ के यहाँ आ जाएगी। तो अब ऐसा सेल बनेगा कि जिसमें डॉर्फ हाइट के साथ ये पहले वाले होंगे। तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल होता है? ये क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में होता है और क्रॉसिंग ओवर इन पॉइंट्स के ऊपर होती है जिन पॉइंट्स को हम कियास्मेटा कहते हैं, ठीक है। Now suddenly the chromatid belonging to each chromosome they part company and they move towards the opposite pole of the spindle। क्या कह रहे हैं भाई? ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है जिसके ये 2 धागे हैं और ये दोनों धागे एक दूसरे, ये माइटोसिस की बात हो रही है। ये एक क्रोमोसोम है पूरा और ये इसका एक धागा है जिसे क्रोमैटिड कहते हैं और ये दूसरा धागा है, ये भी क्रोमैटिड कहलाता है। ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर जुड़े हुए हैं, ठीक है।
ये क्या कह रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है कि ये बीच से हो गए सेपरेट और ये एक धागा ऊपर जाने लगा और ये दूसरा धागा नीचे जाने लगा, यानी ऑपोजिट साइड पे मूव करने लगे। पूछ रहे हैं ये कौन सा फेज है, तो ये होता है, देखें जब तक ये बीच में था तो ये था मेटाफेज, जब ये सेपरेट होना शुरू हो गए ऑपोजिट साइड पे जाने लगे तो ये फेज कहलाता है एनाफेज। तो ये जो डिस्क्रिप्शन दी गई है ये एनाफेज की है। Now the events shown below occur during different phases of mitosis। तो माइटोसिस के अंदर ये 5 काम होते हैं, ठीक है। Now which of the following correctly identifies each of the phase described। अब इन्होंने पूछा क्या है, इनमें से कौन सा काम है जो इन फेजेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए माइटोसिस वाली जो डिवीजन है उस डिवीजन से पहले एक फेज होता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें सेल जो है वो अपने क्रोमोसोम्स की या अपने डीएनए की कॉपी करता है। तो अगर आपको सिर्फ इतनी सी बात पता है ना तो आप इसका आंसर आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नंबर 5 देखें तो नंबर 5 है कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, यानी एक सेल, ये एक सेल है कि जिसके क्रोमोसोम पहले आपको इस हालत में नजर आते हैं सिंगल फॉर्म में, ठीक है। इसके अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। जब ये गुजर जाते हैं इंटरफेज से, अब ये सेल डिवीजन के लिए तैयार है। मुझे कैसे पता, मुझे ऐसे पता है कि इसका अब क्रोमोसोम ऐसा नजर आता है। हर क्रोमोसोम जो है उसके पास 2 धागे हैं, पहले एक धागा था, अब ये 2 धागे, ये 2 क्रोमैटिड कहलाते हैं। इस एक धागे में एक डीएनए है, इस दूसरे धागे में दूसरा डीएनए है, ताकि जब ये सेल डिवाइड होगा तो एक धागा एक सेल में चला जाएगा और दूसरा धागा दूसरे सेल में चला जाएगा। तो ये जो डीएनए की कॉपी हो रही है या जो क्रोमोसोम की कॉपी हो रही है ये माइटोसिस से पहले होती है और वो फेज जो कहलाता है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि जो नंबर 5 वाला काम है ये इंटरफेज के अंदर होता है, तो आप देखें इंटरफेज में एक ही जगह पर 5 दिया हुआ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है। 1 क्या है भाई, स्पाइरलाइजेशन ऑफ डीएनए। होता क्या है, जब सेल डिवीजन के लिए डिवीजन में एंटर होता है तो उसके क्रोमोसोम इस हालत में नजर आते हैं नेटवर्क की फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, इनकी कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है। कॉइलिंग होने के नतीजे में फिर ये क्रोमोसोम जो है ये हमें अलग अलग नजर आने लगता है। सो दिस इज नोन एज स्पाइरलाइजेशन। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज पे क्या हो रहा है, 4 क्या है, सेंट्रोमेयर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। ये जो हमारे पास सेल है इसके ये जो क्रोमोसोम है, इसके जो क्रोमोसोम है उसका जो सेंट्रोमेयर है वहां पर आकर ये आकर अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाते हैं और उसके बाद इन्हें सेल के सेंटर में ले आते हैं। ये काम होता है मेटाफेज के अंदर। एनाफेज के अंदर क्या होता है, 3 क्या है भाई, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है। जब ये धागे जो हैं, अगर ये मेटाफेज है तो यहाँ से एक धागा आगे पकड़ता है, यहाँ से एक धागा आगे पकड़ता है, फिर ये इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने की वजह से ये बीच में से टूटता है। तो ये जो सेंट्रोमेयर है ये स्प्लिट होता है एनाफेज के अंदर और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करना शुरू करते हैं। तो सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हो रही है एनाफेज के अंदर। एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर हो रही है हाइड्रेशन ऑफ द डीएनए। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, ये जो कॉइल हुआ है जिसकी वजह से आपको क्रोमोसोम की शक्ल नजर आ रही है, जब ये सेल डिवाइड हो जाता है और टीलोफेज आ जाता है तो सेल के क्रोमोसोम दोबारा इस हालत में आ जाते हैं। ये इस हालत में कैसे आते हैं, ये जो स्पाइरलाइजेशन हुई थी ये ब्रेक होती है, इसे हम हाइड्रेशन कहते हैं और डीएनए दोबारा से खुल जाता है, खुले हुए धागे की फॉर्म में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है। सो डी जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है। नाउ ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मियोसिस आर कियास्मेटा फॉर्म। तो देखिए भाई मियोसिस जो है हमने बताया कि आपको 2 स्टेजेस के अंदर होता है। एक मियोसिस 1, अगर ये सेल है जिसमें 10 क्रोमोसोम है तो पहले होगा मियोसिस 1 जिसमें एक सेल से 2 सेल बनेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। उसके बाद आता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 के नतीजे में इस सेल से भी 2 सेल बनते हैं, इस सेल से भी 2 सेल बनते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आता, 5 रहते हैं। तो इस तरह पूरे मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों को डिवाइड किया जाता है 4 स्टेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इनके आगे 1 और 2 लगाया जाता है। अच्छा, अब मियोसिस 1 के अंदर क्या चीज़ सेपरेट होती है, मियोसिस 1 के अंदर सेपरेट हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें 10 क्रोमोसोम थे ना, मैंने आपको बताया कि ये एक जोड़ी के अंदर होते हैं, यानी 2 क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, इनके ऊपर सेम कैरेक्टर की जीन लगी हुई होती है। तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो मियोसिस 1 के नतीजे में जो चीज़ सेपरेट होती है वो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और मियोसिस 2 के नतीजे में जो चीज़ सेपरेट होती है उसे हम कहते हैं क्रोमैटिड। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप डिटेल वाली वीडियो देखें चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट के अंदर जाके, ठीक है। अच्छा, अब अगर मियोसिस 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो जाहिर है सेपरेट होने से पहले वो अपने डीएनए के पार्ट क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और जिन पॉइंट्स के ऊपर ये एक्सचेंज होता है वो कहलाते हैं कियास्मेटा। तो कियास्मेटा कब बनेगा,
मियोसिस 1 में, और मियोसिस 1 के कौन से फेज के अंदर, मियोसिस 1 के प्रोफेज के अंदर ये काम होता है। मेटाफेज के अंदर तो क्रोमोसोम सेंटर में आते हैं सिर्फ। एनाफेज 2 और टीलोफेज मेटाफेज 2 ये किसके फेज हैं, ये मियोसिस 2 के हैं। मियोसिस 2 में तो ऑलरेडी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं ना, तो वो एक्सचेंज कर ही नहीं सकते, तो कियास्मेटा मियोसिस 2 में नहीं बनते, मियोसिस 1 में बनते हैं। और मियोसिस 1 का जो सबसे पहला फेज होता है जिसे प्रोफेज 1 कहते हैं, ये उसके दौरान बनते हैं। अच्छा भाई, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ठीक है भाई, ये डीएनए की क्वांटिटी है, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये टेट्राप्लॉइड है। तो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आपने बताना है कि ये जो एक्स है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखिए सपोज कर लें ये इंसान का सेल है, तो इंसान के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब 46 होते हैं तो हम कहते हैं 2n, और जब 23 होते हैं तो हम कहते हैं n, सॉरी हाँ 23 होते हैं तो हम कहते हैं n। तो ये कंडीशन हैप्लॉइड कहलाती है और ये कंडीशन डिप्लॉइड है। देखिए वो कौन सा सेल है इंसानों का जिसके अंदर 23 होते हैं, या तो मेल के अंदर स्पर्म होता है या फीमेल के अंदर ओवम होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है कि ये जो हैप्लॉइड वाली कंडीशन है ये या तो एग की है या ये स्पर्म की है। तो यहाँ तक जो सेल थे ये एग या स्पर्म थे। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें, इस पॉइंट के ऊपर हुआ ये कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो दो सेल थे एग और स्पर्म, ये फ्यूज़ हो गए। इन्होंने बताया हुआ भी है कि यहाँ पर हो रही है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में दो सेल जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम थे वो फ्यूज़ हो गए, जिसकी वजह से अब सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है या नंबर ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो गया। देखिए हर क्रोमोसोम में एक डीएनए है, तो जब क्रोमोसोम डबल हो गए तो डीएनए भी डबल हो गया। अच्छा, अब आगे क्या हो रहा है? आगे ये हो रहा है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी ये क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल हो रहा है। पहले हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हुआ और अब डिप्लॉइड से हो रहा है टेट्राप्लॉइड, यानी 46 क्रोमोसोम से अब कितने क्रोमोसोम की तरफ जा रही है बात? 92 क्रोमोसोम की तरफ जा रही है, 92 क्रोमोसोम की तरफ जा रही है। ये कब होता है? तो बहुत आसान सी बात है, ये तब होता है जब आपका होता है, क्या कहते हैं, जब आपका होता है इंटरफेस। आपको पता है इंटरफेस के अंदर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। तो ये जो सेल है, अच्छा मैं आपको बता दूं ये हो क्या रहा है। बेसिकली ये हो रहा है स्पर्म और ओवम जब मिले, इस प्रोसेस को इन्होंने नाम दिया फर्टिलाइजेशन का। स्पर्म के अंदर आधे क्रोमोसोम, ओवम के अंदर आधे क्रोमोसोम, यानी 23 जब ये मिले तो बना क्या? जाइगोट। जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जाइगोट क्या करेगा? अपने आप को तैयार करेगा किस चीज़ के लिए? माइटोसिस के लिए। देखें जाइगोट ने जब माइटोसिस करना है तो इससे दो सेल बनेंगे, इसमें भी 46 जाएंगे और इसमें भी 46 जाएंगे, यानी 2n इसमें जाएगा, 2n इसमें जाएगा। तो जाइगोट के अंदर कितना होना चाहिए? जाइगोट के अंदर 4n होना चाहिए। तो जाइगोट क्या करेगा? अपने 46 क्रोमोसोम में से हर क्रोमोसोम की कॉपी बनाएगा, यानी पहले इसके क्रोमोसोम ऐसे नज़र आते थे, जब ये कॉपी बना लेगा तो इसके क्रोमोसोम ऐसे नज़र आएंगे। हर क्रोमोसोम की एक कॉपी बन गई और उसी के साथ अटैच हो गई। तो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, यानी 46 की जगह 92 हो जाएंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं, यानी डीएनए डबल हो रहा है। तो ये वाला फेज जो है ये बेसिकली इंटरफेज है, ठीक है। लेकिन हमसे इंटरफेज नहीं पूछा इन्होंने। अच्छा, अब इस पॉइंट के बाद आकर क्या हुआ? जब क्रोमोसोम डबल हो गए तो इंटरफेस कंप्लीट हो गया, और इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद सेल जो है वो माइटोसिस में दाखिल हो गया। अब यहाँ पे चल रहा है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, ठीक है, और उसके बाद टीलोफेज, ठीक है। यहाँ पर आके क्या हुआ? अब आपको नजर आ रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पहले 4n था, या नंबर ऑफ डीएनए 4n था, वो फौरन से हाफ होके कितना हो गया? वो फौरन से हाफ होके 2n हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब होगा जब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका हो। जब न्यूक्लियस डिवाइड, अच्छा देखें, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तब भी एक सेल है आपका जिसके अंदर सारे क्रोमोसोम मौजूद हैं। 46 क्रोमोसोम यहाँ गए, 46 क्रोमोसोम यहाँ गए। अब भी इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? अब भी इस सेल के अंदर 92 क्रोमोसोम है। तो यानी इसका जो सेल कंटेंट है वो 4n है। यानी यहाँ तक क्या था? यहाँ तक जो है ये न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि सेल का जो डीएनए का कंटेंट है वो आधा हो गया, 4n के बजाय 2n हो गया। तो बेसिकली अब डिवाइड हो गया साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो अब ये एक सेल नहीं रहा, अब ये दो सेल हो गए। तो अब इस सेल के अंदर दोबारा से 4n के बजाय 2n हो गया, और इसके अंदर भी 2n हो गया। तो x के ऊपर क्या हुआ? x के ऊपर हुआ साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई। एंड दैट इज वाई क्या हुआ?
नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4n से 2n हो गया। अब अगर आप दोबारा देखें, अब ये सेल दोबारा से अपने क्रोमोसोम कॉपी कर रहा है, यानी ये दोबारा इंटरफेस के अंदर जा रहा है, दोबारा माइटोसिस करेगा और दोबारा से जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो ये दोबारा 4n से 2n की तरफ आ जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज साइटोकाइनेसिस। एक्स के ऊपर साइटोकाइनेसिस हुआ है। ठीक है, दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया भाई? अच्छा 8 मिसिंग है। हाँ भाई, हम ले आए क्वेश्चन नंबर 8 को उठा के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। द ग्राफ below shows the changes in the DNA concentration content in a single cell during the mitotic cycle. Again वैसे ही एक सवाल दिया है इन्होंने DNA के कंटेंट से रिलेटेड। तो देखें भाई, हमारे पास अमाउंट ऑफ द DNA जो है वो डिप्लॉइड था, यानी ये एक ऐसा सेल है कि जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे। सपोज इंसानों का सेल है, सो इसके अंदर ये 46 क्रोमोसोम है। अच्छा, इस पॉइंट के बाद आकर अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है या नंबर ऑफ DNA बढ़ना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और ये किस तरफ जा रहे हैं? ये 4n की तरफ जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं, 46 से 92 की तरफ जा रहे हैं। और ठीक है, इन्होंने पूछा क्या है, विच स्टेज अकर्स बिटवीन टाइम x एंड y। तो ये x और y के दरमियान ऐसा क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो रहा है या नंबर ऑफ DNA जो है वो डबल हो रहा है सेल के अंदर। तो ये बेसिकली वही फेज़ है जिसके अंदर सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए, जिसे आप कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरफेस हो रहा है जिसके अंदर DNA की रेप्लिकेशन, ये क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो ए है। अगेन ये सेम क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल जो हायर प्लांट्स के अंदर होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्पिंडल फाइबर बनाने वाला कोई अपेरेंट ऑर्गेनाइजर नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिंडल फाइबर बनेंगे नहीं। स्पिंडल फाइबर प्लांट्स के अंदर बनते हैं। अ डिप्लॉइड सेल कंटेन 3 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ईच पेयर इज हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब सेम अलील नहीं है। सपोज ये टॉल हाइट करवाने वाली है तो ये डॉर्फ हाइट करवाने वाली है, ब्लैक कलर करवाने वाली है तो ये ब्राउन कलर करवाने वाली। तो ये 3 हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जोड़ियाँ हैं। ठीक है, अच्छा, इफ दिस डिप्लॉइड सेल, अच्छा ये वही क्वेश्चन है, डिप्लॉइड सेल अंडरगो मियोसिस, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं हम? ए और बी से। अच्छा, मियोसिस के नतीजे में, जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस 1 के नतीजे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अगर इसके अंदर 6 क्रोमोसोम है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 जाएंगे और यहाँ पे भी 3 जाएंगे। तो ये काम कब होगा? मियोसिस 1 के नतीजे में। तो मियोसिस 1 के नतीजे में बनते हैं 2 सेल, तो एक ही जगह आ गया 2। हर सेल में कितने क्रोमोसोम जा रहे हैं? 3, तो यहाँ पर आ गया 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो 8 है, यानी आपके पास डिफरेंट पॉसिबल। अब मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। देखें, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना ये दोनों, तो इनमें से एक जाएगा, इनमें से एक जाएगा और इनमें से एक जाएगा। तो ये पहला सेल है हमारे पास, इसमें हम सारे कैपिटल वाले भेज देते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ठीक है, दोनों में से एक, तीनों में से एक एक चला गया। एक सेल ऐसा होगा जिसमें हम सारे स्मॉल वाले भेज देते हैं, कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। 2 तरह के सेल बन गए। अच्छा, अब आप रिप्लेस करना शुरू करें। कैपिटल ए रखा, कैपिटल बी रखा, स्मॉल सी भेज दिया। कैपिटल ए रखा, स्मॉल बी रखा, कैपिटल सी भेज दिया। ठीक है, कैपिटल ए रखा, स्मॉल बी भेजा और स्मॉल सी भेज दिया। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशंस हो गए। अच्छा, अब बना ले, इसी तरह से बना ले। 8 के करीब कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके पास। 8 के करीब ऐसे सेल्स बन सकते हैं जिनके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी फिलहाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ रूट टिप सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग डैश। देखिए भाई, प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है वो डिफरेंट होती है। ये अगर एक एनिमल सेल है, इसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई है। और ये हमारे पास प्लांट सेल है जिसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आती है यहाँ से और यहाँ से, इसको साइटोप्लाज्मिक इन्वेजिनेशन कहते हैं या मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन कहते हैं। मेम्ब्रेन आकर फ्यूज हो जाती है बीच में, इस तरह से 2 सेल बनते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो एक मटीरियल बनाकर छोड़ती हैं, वो मटेरियल आकर यहाँ पर जमा होने लगता है। दिस इज कॉल्ड सेल प्लेट मटेरियल, और ये आगे जाकर इस प्लांट की सेल वॉल बन जाता है। इस तरह से सेल डिवाइड हो जाता है 2 में। तो ये काम कब होगा? ये काम तब होगा जब न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो चुका हो, यानी टीलोफेज के अंदर। तो टीलोफेज जब हो जाता है उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस का अमल स्टार्ट होता है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये जोड़िए, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये इसके 2 धागे हैं जिन्हें आप क्रोमैटिड कहते हैं। ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड जो कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। सो अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ठीक है, Q एंड Q दे आर अलील्स। Q जो है ये एक अलील है और स्मॉल q ये दूसरी अलील है। सपोज कर लेंगे टॉल हाइट वाली ये डॉर्फ हाइट वाली है, और R जो है ये दूसरी अलील्स हैं। R सपोज कर लें
आर को किस लिए रखें, सपोज के लिए रेड आई कलर के लिए और स्मॉल आर जो है ये ब्लू आई कलर के लिए। तो ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 इन्होंने डायग्राम्स दिए हुए, 4 यहाँ है 5 भी यहाँ है। पूछा क्या है इन्होंने, विच डायग्राम रिप्रेजेंट सिचुएशंस विच वुड रिजल्ट इन सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स Q एंड Q। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन बिल्कुल अलग हो जाए, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर आपको नजर आए कैपिटल वाले Q और एक क्रोमोसोम के ऊपर आपको नजर आए स्मॉल वाले Q, ठीक है। ये हमें देखना है कि कौन सी डायग्राम के अंदर, कौन सी सिचुएशन के अंदर हमें ये नजर आ रहा है। आर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा इन्होंने सिर्फ Q से रिलेटेड पूछा है। तो बहुत आसान सी बात है, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है और ये आपके पास दूसरा होमोलोगस इसका क्रोमोसोम है। सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है कैपिटल Q और कैपिटल Q, और इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है स्मॉल q और स्मॉल q। देखें पहले ना ये क्रोमोसोम इस तरह थे, पहले ये क्रोमोसोम इस तरह थे, इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ था कैपिटल Q और इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ था स्मॉल q। फिर इन्होंने हर क्रोमोसोम ने अपनी क्या बनाई, कॉपी, क्योंकि आपको पता है जब भी सेल डिवीजन की तरफ जाता है उससे पहले इंटरफेस होता है, इंटरफेस के अंदर सेल जो है हर क्रोमोसोम जो है वो अपनी कॉपी बनाता है। तो इसने भी अपनी कॉपी बनाई और इसकी हालत इस तरह की हो गई, इसके पास ये 2 Q आ गए, इसने भी अपनी कॉपी बनाई, इसके पास भी ये 2 Q आ गए, ठीक है। अब आपको पता है जब मियोसिस होता है तो मियोसिस 1 में ये 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब आने के बाद ये अपने पार्ट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। लेकिन इस केस में, इस सिनेरियो के अंदर हम चाह रहे हैं कि इनकी क्रॉसिंग ओवर ना हो, हम चाह रहे हैं कि ये एज इट इज Q वाली जो अलील्स हैं इनकी क्रॉसिंग ओवर ना हो। एक क्रोमोसोम के ऊपर आपको सिर्फ कैपिटल Q नजर आए यानी एक अलील नजर आए, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर आपको स्मॉल q नजर आए यानी दूसरी अलील नजर आए। यानी हम इनकी सेग्रीगेशन चाहते हैं, इनका क्रॉस ओवर हम नहीं चाहते। तो हमें बताएं कि भाई इनमें से कौन सी डायग्राम है जिसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है। तो भाई बहुत आसान है, तो मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला एक पूरा क्रोमोसोम है और ये नीचे वाला एक पूरा क्रोमोसोम है। ये जो 2 आपको नजर आ रहे हैं ये एक क्रोमोसोम के 2 धागे हैं, तो ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये दोनों कैपिटल Q जो है ये एक क्रोमोसोम पे है और ये दोनों स्मॉल q जो है ये दूसरे क्रोमोसोम पे है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर हमें सेग्रीगेशन नजर आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सेपरेशन है। क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। अगर आप गौर करें तो इसका जो ये वाला क्रोमैटिड है उस पर तो कैपिटल आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा वाला क्रोमैटिड है इसके ऊपर अब क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया स्मॉल r। तो कैपिटल R और स्मॉल r के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गई है, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें किस चीज़ को सेपरेट रखना था, हमें Q को सेपरेट रखना था। तो जो Q वाली अलील्स हैं उनकी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, ये यहाँ पर सेग्रीगेटेड है। तो ये वाली डायग्राम में ये शो हो रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये एक क्रोमोसोम के 2 धागे हैं, इनके ऊपर कैपिटल Q मौजूद है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, इनके ऊपर स्मॉल q मौजूद है। ये आपस में एक्सचेंज नहीं हुए हैं, ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। जबकि अगर आप R को देखें तो इसमें यहाँ पर कैपिटल R ही है, R भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, ठीक है। खैर हमें Q से लेने देना है, तो यहाँ पर भी Q सेग्रीगेटेड है। यहाँ पर भी जब ये दोनों क्रोमोसोम अलग होंगे तो एक क्रोमोसोम पे सिर्फ कैपिटल Q होगा, एक क्रोमोसोम पे सिर्फ स्मॉल q होगा। अगर इस डायग्राम के अंदर देखें तो अगेन इसका ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड, दोनों पे कैपिटल Q है, यहाँ पर भी दोनों पर स्मॉल q है। जब ये दोनों सेपरेट होंगे तो कैपिटल Q वाला क्रोमोसोम अलग होगा और स्मॉल q वाला क्रोमोसोम अलग होगा। तो इसमें भी हमें सेग्रीगेशन नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस क्रोमोसोम के एक धागे पे तो कैपिटल Q है, लेकिन इसका दूसरा धागा ये है, इसके ऊपर आ गया है स्मॉल q, तो यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं रही। सिमिलरली इस क्रोमोसोम की एक क्रोमैटिड पे तो स्मॉल q है, लेकिन ये वाला जो क्रोमैटिड है उसने कर लिया है एक्सचेंज, इसके ऊपर कैपिटल Q आ गया है, तो इस पर सेग्रीगेशन नहीं मिल रही। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन इस क्रोमैटिड के ऊपर कैपिटल Q नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इस क्रोमैटिड को देखें तो इसने कर लिया है एक्सचेंज, इसके ऊपर स्मॉल q आ गया। इसके इस वाले क्रोमैटिड के ऊपर स्मॉल q है, लेकिन इस वाले क्रोमैटिड के ऊपर कैपिटल Q आ गया, इसमें भी सेग्रीगेशन नहीं रही। तो आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो A है। A diploid cell contain 4 chromosome, ठीक है। If this cell divide by mitosis and there is no mutation, how many genotype exist? तो बहुत आसान सी बात है। देखें अगर एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है माइटोसिस के, 4 क्रोमोसोम है और ये माइटोसिस करता है तो 2 सेल बनते हैं, दोनों में 4 जाते हैं। माइटोसिस के अंदर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि माइटोसिस के अंदर जो
क्रॉस ओवर है, क्रॉसिंग ओवर है, वो नहीं होती। तो साथ जितने भी सेल बनेंगे ना वो सारे के सारे सेम बनेंगे, तो एक ही टाइप के सेल बनते हैं। सारे के सारे सेल सेम जीनोटाइप के होंगे, सबके अंदर सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा और सेम टाइप का डीएनए होगा, क्योंकि माइटोसिस में एग्जैक्ट कॉपीज बनती है। वो मियोसिस होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप बन सकती है क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 है। Now, which one of the following structure would be found in animal cell undergoing mitosis but not in a plant cell undergoing mitosis? बार बार मैं बता चुका हूँ कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है जब सेल डिवीजन की बात आती है, और वो है सेंट्रियोल। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है जिसका काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ये सेंट्रियोल होते हैं 2, सेंट्रोसोम के अंदर ये धागे बनाते हैं स्पिंडल फाइबर, और प्लांट सेल के अंदर ये सेंट्रियोल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल के अंदर भी ये धागे बनते हैं। अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ यहीं से धागे बनेंगे, लेकिन सेंट्रियोल नहीं होता। नाउ विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन लिवर सेल? देखिए किसी भी सेल साइकिल के अंदर आपको पता है 2 फेजेस होते हैं। ये अगर सेल साइकिल है तो एक तो फेज़ वो है कि जिसके अंदर सेल डिवाइड करता है, दिस इज कॉल्ड एम फेज, और ये जो बाकी जितना भी आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। तो इंटरफेस सबसे बड़ा होता है। इंटरफेस को आप फर्दर डिवाइड करते हैं G1 में, S में और G2 में, लेकिन ये पूरा मिलाकर कहलाता है इंटरफेस। तो इंटरफेस सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का। सपोज कर लें यहाँ पर पूछते माइटोसिस, तो अब ये आंसर इंटरफेज नहीं होता। अगर माइटोसिस का पूछें तो माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके अंदर जो सबसे बड़ा होता है वो प्रोफेज होता है, लेकिन सेल साइकिल के अंदर इंटरफेज भी आ जाता है और माइटोटिक फेज भी आता है। नाउ इन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल? वही डिफरेंस पूछा जा रहा है। अगर आप प्रोफेज की बात करें तो प्लांट और एनिमल, देखिए प्रोफेज के अंदर होता क्या क्या है पहले तो आप ये पता करें। तो ये हमारा सेल है, एनिमल का सेल जो दाखिल हो रहा है डिवीजन में यानी प्रोफेज में, और ये वो सेल है जो प्रोफेज कंप्लीट कर चुका है। फ़र्क क्या होता है, जब ये दाखिल होता है तो इसके अंदर 2 सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम इस पूरी बॉडी को कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेज की शुरुआत में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सलामत है, न्यूक्लियोलस सलामत है, क्रोमोसोम जो है वो इस हालत में आपको नज़र आते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में। और जब प्रोफेज कंप्लीट हो रहा होता है तो एक सेंट्रोसोम इधर रह जाता है, एक सेंट्रोसोम ऑपोजिट जाता है। क्रोमोसोम जो है वो आपको इस हालत में नज़र आते हैं कि हर क्रोमोसोम के 2 धागे हैं, और सेंट्रियोल जो है ये स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देते हैं और वो स्पिंडल फाइबर आकर इन्हें पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अच्छा, ये एनिमल सेल के अंदर है। प्लांट सेल के अंदर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, सेंट्रियोल नज़र नहीं आएगा, लेकिन स्पिंडल फाइबर बनते हुए नज़र आएंगे। तो क्या नहीं नज़र आएगा आपको? सेंट्रियोल माइग्रेट करते हैं टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, यही आंसर है। क्योंकि सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर तो माइग्रेट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन प्लांट सेल के अंदर माइग्रेट करते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि उसमें होते ही नहीं है। क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल ड्यू टू कंडेंसेशन, ऐसा नहीं होता। होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट एसोसिएट, ऐसा कुछ नहीं है। 2 न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन, ये दोनों के अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के अंदर ब्रेक डाउन होती है। फर्क क्या होता है प्लांट और एनिमल में? सेंट्रियोल का फर्क होता है। ना दिस इज अगेन एक क्वेश्चन है जो कि ग्राफ की सूरत में दिया हुआ है। The graph below illustrate the behavior of the chromosome during one mitotic cell division। तो माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम के बिहेवियर की बात हो रही है। अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है टाइम, वाई एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस बताया हुआ भी है, 2 चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस है। अच्छा, अब ये एक ग्राफ है 1, ठीक है, और ये दूसरा ग्राफ है 2, और एक पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने x, ठीक है। अब आपको बताना है कि ग्राफ 1 के अंदर क्या हो रहा है, ग्राफ 2 के अंदर क्या हो रहा है। तो देखिए ग्राफ 1 के अंदर अगर आप देखें तो पहले डिस्टेंस था 20 माइक्रोमीटर, और x के ऊपर जाके ये डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया। और ग्राफ 2 के अंदर अगर आप देखें तो जब टाइम था 15 मिनट्स तो डिस्टेंस था 0, और अचानक से डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया डिस्टेंस, एक दूसरे से बहुत दूर चली जा रही है कोई चीज़, ठीक है। अब अगर आप देखें तो पहले हम देखते हैं कि x के ऊपर कौन सा स्टेज हो सकता है। तो 2 ही स्टेज दिए हुए इन्होंने, एनाफेज दिया हुआ है और मेटाफेज दिया हुआ है। देखिए अगर आपको थोड़ी भी सेल डिवीजन की नो हाउ तो आपको पता है कि मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके जो 2 धागे हैं क्रोमैटिड, वो एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, तो इसमें कोई चीज़ दूर नहीं जा रही होती। जबकि जो एनाफेज होता है उसके अंदर ये दोनों धागे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों धागे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये लाजमी बात हो रही है एनाफेज की। जो एक्स पॉइंट है इसके ऊपर एनाफेज स्टार्ट हुआ है जब भी डिस्टेंस के अंदर चेंज आना शुरू हुआ है, ठीक है। तो मेटाफेज वाले ऑप्शन हम रूल आउट कर देते हैं। अब बच गए एनाफेज वाले।
अब एनाफेज वालों के अंदर आपको बताना है कि 1 जो है वो किसके दरमियान डिस्टेंस है और 2 जो है वो किसके दरमियान डिस्टेंस है। तो बहुत आसान है, अगर आप गौर करें तो डिस्टेंस पहले 0 था और अचानक से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। ये किसके दरमियान डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस होगा हमारे पास क्रोमैटिड्स के दरमियान। ये जो क्रोमैटिड्स थे जो कि एक दूसरे के साथ थे, इनके दरमियान डिस्टेंस अचानक से दूर बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट जाना शुरू हो गए। तो जो 2 है वो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोमेयर है, किसके दरमियान? सिस्टर क्रोमैटिड। ये इसका सेंट्रोमेयर है और ये इसका सेंट्रोमेयर है। अब इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आना शुरू हो गया क्योंकि एनाफेज के अंदर ये दोनों ऑपोजिट पोल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो एनाफेज तो सही था। अब इसके अंदर जो 2 है वो ये वाला आंसर है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए बनता है। ठीक है, बी नहीं है। तो 1 क्या हुआ? 1 है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड पोल। पोल हमारे पास ये है। तो अगर आप देखें ये हमारे पास पोल है, तो पहले पोल और सेंट्रोमेयर के दरमियान क्या था? डिस्टेंस था। जैसे ही एनाफेज हुआ ये चलना शुरू हो गया पोल की तरफ, तो पोल और सेंट्रोमेयर के दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया? कम। तो आपको नजर आ रहा है पहले पोल और सेंट्रोमेयर के दरमियान 20 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस था। जैसे ही एनाफेज स्टार्ट हुआ, क्योंकि सेंट्रोमेयर उस तरफ जाना शुरू हो गया तो ये डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया। तो पोल और सेंट्रोमेयर का डिस्टेंस जो है ये कम हो रहा है, तो ये 1 में हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। और जो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो 2 क्रोमैटिड्स के दरमियान डिस्टेंस है, तो वो 2 के ऊपर हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ए जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है। द डायग्राम शो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात सी डायग्राम है। ठीक है, बिल्कुल समझ ना आने वाली डायग्राम है, बट देखते हैं क्या है। अब इन्होंने डायग्राम्स को दिए हुए नंबर और आगे इन्होंने पूछा है कि भाई व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दीज स्टेजेस ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के दरमियान ये किस स्टेज किस सीक्वेंस के अंदर जो है वो चलते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि हमारे पास ये जो डायग्राम्स दी हुई हैं ये किस फेज को रिप्रेजेंट करती हैं। वैसे तो बड़ा मुश्किल है, बट लेट्स सी। अच्छा भाई, अगर आप इसमें 3 देखें तो 3 वो वाहिद डायग्राम है कि जिसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है और आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी सेल जो है वो डिवीजन के अंदर आया है। तो या तो ये प्रोफेज है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोफेज माइटोसिस का बिल्कुल स्टार्ट होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी सलामत है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सलामत जो है वो प्रोफेज तक ही रहती है। प्रोफेज जब एंड हो रहा होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सलामत है, तो इसका मतलब या तो ये प्रोफेज है या प्रोफेज से पहले वाला वक्त है जिसे आप कहते हैं इंटरफेज, यानी सेल जो है वो तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो 3 जो है ये सबसे पहला होना चाहिए। ठीक है, 3 अगर हम देखें तो सबसे पहला इन दोनों में दिया हुआ है, तो ए और बी हमारे आंसर नहीं हो सकते, या तो सी आंसर है या डी आंसर है। अच्छा, अब अगर मैं देखूँ तो 4 जो है वो मुझे लग रहा है कि इसके बाद वाला स्टेज है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब होती है और क्रोमोसोम जो है वो आपको थोड़े से कंडेंस फॉर्म में नज़र आने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्रोमैटिन नेटवर्क समझ लें और यहाँ पे ये क्रोमोसोम मुझे लग रहा है अलग अलग शक्ल में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये तो इसकी बहुत ज़्यादा हाई फॉर्म हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गया, लेकिन ये अभी मुझे लग रहा है कि क्रोमोसोम बारीक बारीक अलग अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चांसेस है कि ये प्रोफेज का एंड है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही होती है और जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो चांसेस हैं कि ये एंड ऑफ प्रोफेज है। ठीक है, तो 3 के बाद शायद 4 होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं 1 देखूं तो 1 तो एनाफेज है। एनाफेज कैसे है? क्योंकि जो क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। मेटाफेज के अंदर आपको पता है कि ये इस तरह से होते हैं, उसके बाद ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो ये एनाफेज लग रहा है। ठीक है, दिस इज एनाफेज। ये जो है ये टीलोफेज लग रहा है क्योंकि ये पूरा गुच्छा जो है ये आखिर में जाके पहुंच गया और अब इसके अराउंड क्या बनना शुरू हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस तरह से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो टीलोफेज तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, 2 जो है ये सबसे लास्ट में होना चाहिए और 1 उससे पहले होना चाहिए। ठीक है, तो 2 सबसे लास्ट में दिया हुआ है इसमें भी और इसमें भी, और 1 सबसे पहले, 1 इससे पहले दिया हुआ है और 3 यहाँ पे दोनों में दिया हुआ है। अब गड़बड़ आ रही है 5 और 4 के अंदर। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने कहा था कि इसके बाद 4 मुझे लग रहा है, क्योंकि 4 जो है उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि क्रोमोसोम बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं और फिर क्रोमोसोम कंडेंस नज़र आ रहा है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई, न्यूक्लियर मटेरियल जो है जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो पहले हर अलग अलग क्रोमोसोम में सेपरेट हुआ और उसके बाद ये क्रोमोसोम कंडेंस हुए। तो 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 1 है और 1 के बाद 2 है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1 एंड 2, करेक्ट आंसर जो है वो डी है। अगर आप बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन देखें तो बाकी सब तो हमने सही आइडेंटिफाई किए हैं। 3 इंटरफेस कहा है इन्होंने, 4 जो है वो कंडेंसेशन है,
1 जो है हमारे पास एनाफेज या 2 टेलोफेज है, 5 को मेटाफेज कह रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं से भी मेटाफेज नज़र नहीं आ रहा, बट खैर ये कह रहे हैं तो होगा. Now the diagram below is of a cell from gametophyte. Now this is very important कि this is a gametophyte. It is undergoing division. ठीक है, तो ये एक सेल है gametophyte का. gametophyte के अंदर बनते हैं gametes. ठीक है, तो ये gametes बना रहा है. अच्छा, अब gametophyte क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है प्लांट्स के अंदर 2 जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट. जो स्पोरोफाइट होती है उसके पास पूरे क्रोमोसोम होते हैं, तो वो डिप्लॉइड होती है, उससे बनते हैं स्पोर्स. स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड. ठीक है, स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं. अब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? मियोसिस, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है. स्पोर जहाँ पर गिरता है वहाँ पे जाके बनता है गैमेटोफाइट, और ये बनता है माइटोसिस से, क्योंकि स्पोर के अंदर भी आधे क्रोमोसोम और गैमेटोफाइट की पूरी बॉडी के अंदर भी आधे क्रोमोसोम, तो यहाँ पर माइटोसिस होता है. ठीक है, गैमेटोफाइट का काम होता है बनाना गैमेट्स, और गैमेट्स के अंदर भी आधे ही क्रोमोसोम होते हैं. तो यहाँ पर भी आधे क्रोमोसोम, यहाँ पर भी आधे क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी माइटोसिस हो रहा है. गैमेट्स से आगे जब 2 गैमेट्स फ्यूज होते हैं, एक गैमेट और दूसरा गैमेट, तो आधे क्रोमोसोम यहाँ से आएंगे, आधे क्रोमोसोम यहाँ से आएंगे, और ये जब दोनों मिलेंगे तो पूरे क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो इससे बनता है स्पोरोफाइट. तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक गैमेटोफाइट का सेल है. ठीक है, जो कि डिवीजन कर रहा है. अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ डिवीजन. मैंने आपको बताया गैमेटोफाइट में होते हैं आधे क्रोमोसोम, इससे जो गैमेट बनते हैं उसमें भी आधे क्रोमोसोम, तो लाजिम है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब चेंज नहीं हुआ तो ये मियोसिस नहीं हो सकता, ये होगा माइटोसिस. अब ये कौन सा स्टेज है जिसमें धागे अलग अलग हो रहे हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं? तो भाई ये एनाफेज होता है, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी है. अब इसका जो डिप्लॉइड नंबर है वो क्या होगा? तो डिप्लॉइड नंबर होगा 8 क्रोमोसोम, क्योंकि आपको नजर आ रहा है जब ये 2 सेल बनेंगे इसमें कितने क्रोमोसोम गए? 4. इसमें कितने क्रोमोसोम गए? 4. चूंकि ये गैमेट है तो इसके अंदर आधे क्रोमोसोम है. आधे क्रोमोसोम अगर 4 हैं तो पूरे क्रोमोसोम कितने होंगे? पूरे क्रोमोसोम 8 होंगे. Now the next question is, throughout which phase of the mitotic cycle would DNA be present in the least amount in the nucleus? भाई पूरी की पूरी माइटोटिक साइकिल के अंदर, यानी इंटरफेज और माइटोसिस दोनों को मिलाकर माइटोटिक साइकिल कहते हैं. पूरी की पूरी माइटोटिक साइकिल में वो कौन सा वक्त होगा जब डीएनए जो है वो सबसे कम होगा किसी सेल के अंदर? ठीक है, इनमें से तो अगर आप देखें हमारे पास जो सेल दाखिल होता है इंटरफेज में, उसमें सपोज कर लें 46 क्रोमोसोम है. अब ये दाखिल हुआ इंटरफेज में, इंटरफेज के अंदर क्या होगा? ये हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा, तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 92. इसके बाद ये दाखिल होगा प्रोफेज में, प्रोफेज के अंदर भी कितने रहेंगे? 92. उसके बाद ये जाएगा मेटाफेज में, मेटाफेज में भी कितने रहेंगे? 92. उसके बाद ये जाएगा एनाफेज में, एनाफेज में भी कितने रहेंगे? 92, क्योंकि ऑल्दो एक दूसरे से अलग तो हो गए लेकिन अभी तक एक सेल के अंदर है. ठीक है, तो 92. उसके बाद ये जाएगा टीलोफेज में, और टीलोफेज में क्या होता है कि आधे क्रोमोसोम गए एक तरफ, इनके अराउंड बन गया न्यूक्लियस, और आधे क्रोमोसोम गए दूसरी तरफ और इनके अराउंड भी बन गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है. तो जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो अब एक सेल के अंदर 92 नहीं रहे, बल्कि एक सेल के अंदर कितने हो गए? 46 हो गए. ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो टीलोफेज है. टीलोफेज वो वक्त होता है कि जिसमें एक सेल के अंदर लीस्ट अमाउंट होता है डीएनए का, यानी सॉरी एक न्यूक्लियस के अंदर लीस्ट अमाउंट होता है डीएनए का, और वो होता है 46 क्रोमोसोम. बाकी किसी भी स्टेज के ऊपर आप न्यूक्लियस को उठा के देखेंगे तो आपको 92 क्रोमोसोम उसके अंदर नजर आएंगे, इंटरफेस के अंदर भी, मेटाफेज के अंदर भी और एनाफेज के अंदर भी. करेक्ट आंसर हमारे पास डी है. Now the diagram shows one stage of mitotic cell division. ठीक है, ये एक स्टेज की डायग्राम है, बहुत आसान है. किस स्टेज की डायग्राम है वो आइडेंटिफाई करना है. तो आपको क्रोमोसोम कहाँ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर. ये हमारे पास मेटाफेज के अंदर होता है, तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर मेटाफेज दिया हुआ है. Now if X unit of DNA are present in the nucleus of a cell which has just divided, यानी एक सेल जो है ये अभी अभी डिवाइड होकर फ्रेशली बना है, उसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो x है. सपोज कर लें इंसान का डीएनए, इंसान का सेल है तो x होगा 46. एक सेल जो अभी अभी माइटोसिस से बना है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे. नाउ व्हाट इज द रिलेटिव अमाउंट प्रेजेंट इन दिस सेल ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ द नेक्स्ट माइटोसिस? बहुत आसान है. अब ये जो सेल बना है ये एक वक्त गुजारेगा जिसे आप कहते हैं इंटरफेज. इंटरफेज के अंदर हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा और क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 92. अब ये दाखिल होगा नेक्स्ट स्टेज के अंदर जिसे आप कहते हैं प्रोफेज. तो प्रोफेज के अंदर जो दाखिल हो रहा है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 92. अगर 46 को आपने x कहा था तो 92 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो ये हो गया 2x. ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए, तो आंसर आपके पास हो गया 2x. नाउ दिस इज अ डायग्राम. द क्रोमोसोम ड्राइंग्स हैव बीन ट्रेस्ड फ्रॉम फोटोग्राफ ऑफ सेल.
डिवाइडिंग इन अ रूट टिप, ठीक है। इन व्हाट ऑर्डर डू दीज स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन अकर, ठीक है। खुदारा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह की डायग्राम इन्होंने दी हुई है और ये किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को आ रहा है तो आप लोग बहुत जीनियस है। अलबत्ता मैं एक्सप्लेनेशन बता दूं कि एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है इन्होंने यहाँ पे। तो ये कहते हैं भाई कि इनमें से जो एक्स है, जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे भाई, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एनाफेज को। अच्छा पहले बता दूं वाई जो है बीच में जो है डायग्राम, ये रिप्रेजेंट कर रही है मेटाफेज को। पता नहीं किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है मेटाफेज को, बट ये रिप्रेजेंट कर रही है मेटाफेज को जिसमें क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं। उसके बाद जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनाफेज को, जिसके अंदर क्रोमोसोम के जो धागे होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, अल्लाह जाने किस तरह से अलग हो रहे हैं। और फिर जो जेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, जब डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। तो अगर तो आपको समझ आ रहा है तो सॉल्व कर ले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं तो इसे स्किप कर रहा हूँ। नाउ एट विच स्टेज ऑफ द माइटोटिक साइकिल डू दीज इवेंट्स अकर। तो अगेन बहुत आसान है। डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है, आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेस के अंदर होती है। तो ये बड़े डैश हैं, इन्होंने तीन के अंदर इंटरफेस दिया हुआ है, तो इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब ब्रेक डाउन होती है, जब सेल इंटरफेस गुजार चुका होता है तो उसकी हालत इस तरह से होती है, ठीक है। और जब सेल प्रोफेज कंप्लीट करता है तो उसकी हालत इस तरह से होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। तो प्रोफेज के एंड के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़, तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बी बन रहा है। तीसरी चीज़ क्या है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। या आपके पास क्रोमोसोम है, इसके दो धागे एक दूसरे के साथ अटैच हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर, यहाँ से स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा, और अब इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन अंदर खींचेंगे तो सेंट्रोमेयर ब्रेक होता है, ये एनाफेज के अंदर होता है। बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेटाफेज के अंदर दिया हुआ है, लेकिन यूजुअली ये एनाफेज के अंदर होता है, ठीक है। तो बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेटाफेज होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो किसी भी ऑप्शन के अंदर इंटरफेस, प्रोफेज और मेटाफेज नहीं दिया हुआ, तो एनाफेज जो है वो करेक्ट आंसर है। बुक कहती है कि जो मेटाफेज है उसमें जो सेंट्रोमेयर है वो तो स्प्लिट हो जाता है, लेकिन ये दोनों स्टिल एक दूसरे से दूर नहीं जाते। वो एनाफेज है जिसके अंदर ये क्रोमैटिड एक दूसरे से दूर जाना शुरू होता है, ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ मेमेलियन सेल इन अर्ली प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 का मतलब मियोसिस की बात हो रही है। तो मेमेलियन सेल, इंसानों का सेल कंसिडर कर लें, तो इंसानों के सेल के अंदर अर्ली प्रोफेज 1 के अंदर जो अमाउंट है वो x है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेम सेल इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। देखें जो मियोसिस होता है, मियोसिस 1 जो है, जब अगर ये सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है और ये मियोसिस कर रहा है, तो मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा ना, मियोसिस 1, तो 2 सेल बनेंगे और दोनों के अंदर आधे आधे क्रोमोसोम जाएंगे, ठीक है। अब मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 आता है, फिर मेटाफेज 1 आता है, फिर एनाफेज 1 आता है, फिर टीलोफेज 1 आता है। यानी जब टीलोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगा तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा, ठीक है। बात यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है प्रोफेज 1 की और एनाफेज 1 की। तो जितने क्रोमोसोम प्रोफेज 1 में थे उतने ही क्रोमोसोम एनाफेज 1 में होंगे, क्योंकि एनाफेज 1 तक एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं। ऑल्दो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, तो वो सेल एक ही होता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ डीएनए जो है वो प्रोफेज 1 में जितना था उतना ही मेटाफेज 1 में रहेगा, उतना ही एनाफेज 1 में रहेगा। चेंज कब आएगा, टीलोफेज 1 के अंदर। तो अगर डीएनए प्रोफेज 1 के अंदर x अमाउंट था तो एनाफेज 1 के अंदर भी x अमाउंट ही रहेगा।